सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट सोशोलॉजी बोले तो समाज शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे एक एक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समाज शास्त्र के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर को एक एक प्रश्नों का आसानी से समझेंगे और एक एक प्रश्नों का उत्तर भी आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न क्या है कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए समूह दो तरह की होती है, एक होते हैं प्राथमिक समूह, एक होते हैं द्वितीयक समूह। तो प्राथमिक समूह में संबंध होते हैं घनिष्ठ, ये इसका आकार छोटा होता है। मतलब प्राथमिक समूह में बोलेंगे तो इसका आकार बहुत मतलब सामने होता है, अब वो सामने होंगे तो घनिष्ठ संबंध होगा। जबकि द्वितीय समूह का आकार बड़ा होता है, दूर दूर होता है, तो इसका संबंध थोड़ा से घनिष्ठ संबंध का इसमें अभाव पाया जाता है द्वितीय संबंध में। ठीक है, तो ये है घनिष्ठ संबंध। तो घनिष्ठ संबंध क्या है इसमें क्या है, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं कि प्राथमिक समूह में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, इसके सदस्य का उद्देश्य एवं इच्छाएं साधारणतः समान होती है। ठीक है, देखिए प्राथमिक समूह का आमने सामने घनिष्ठ संबंध होता है, प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है और इसकी इच्छाएं उद्देश्य समान होती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्र कूले के अनुसार प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उन समूह से है जो घनिष्ठ आमने सामने के संबंध एवं सहयोग के जरिए लक्षित होते हैं। ठीक है, ये कूले ने भी ये बात कहा गया है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आप लोग को पूछ सकता है कि सर्वप्रथम प्राथमिक समूह का उद्देश्य किसने प्रस्तुत किया, तो कूले ने प्रस्तुत किया। उसके बाद के वे प्राथमिक कोई दृष्टिकोण से है, लेकिन मुख्य रूप से इस कारण से है कि वो व्यक्ति का सामाजिक प्रकृति तथा आदेशों का निर्माण करने में मौलिक है। ठीक है, ये था प्राथमिक समूह। अब अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पर अगला प्रश्न है कि औपचारिक और अनौपचारिक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। दो समूह, एक औपचारिक समूह और एक है अनौपचारिक समूह। ठीक है, तो देखिए औपचारिक समूह का बोलेंगे तो इसमें इसका आकार बड़े भाग में होता है, जबकि अनौपचारिक समूह छोटे भाग में होता है। ठीक है, तो और अनौपचारिक समूह में व्यवस्था और संगठन का अभाव पाया जाता है, जबकि औपचारिक समूह में व्यवस्था एवं संगठन बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक समूह में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। पहले औपचारिक समूह जिसको बोला जाता है फॉर्मल ग्रुप्स। औपचारिक समूह क्या है? औपचारिक समूह है कि औपचारिक समूह का आशय बड़े संगठन या इसके एक बड़े भाग से है। एक देखिए बड़े भाग से है। एक औपचारिक समूह में हमेशा आदर्श श्रेणीबद्ध संरचना या पदक्रम पद्धति होता है। औपचारिक समूह में आदर्श श्रेणीबद्ध की संरचना पाई जाती है। यह पद्धति कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती है। औपचारिक समूह परंपरागत नहीं होते। ठीक है, परंपरागत नहीं होते, मतलब जो परंपरा से चलते आ रहा है वो नहीं होती औपचारिक समूह में। ठीक है, और औपचारिक समूह मानक और समरूप होते हैं, यानी स्टैंडर्ड और समरूप होते हैं। इन समूह का आधार पूर्व निर्धारित उद्देश्य है। ठीक है, ये था औपचारिक समूह। अब अनौपचारिक समूह में देख लेते हैं कि अनौपचारिक समूह में व्यवस्था एवं संगठन का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ठीक है, व्यवस्था संगठन का अभाव पाया जाता है। इस समूह का आकार पद्धति समय स्थान कुछ भी पूर्व निश्चित नहीं होता है, सभी कुछ आकस्मिक होता है। आकस्मिक मतलब यानी अचानक तुरंत होता है। ठीक है, इसमें उसके बाद है इसमें कोई निश्चित नियम नहीं पाए जाते हैं। औपचारिक समूह परंपरागत होते हैं। ठीक है, परंपरा अनुसार चलता है, जैसे कि पितृसत्तात्मक परिवार। अनौपचारिक समूह मानक और समरूप नहीं होते, विशेषकर जो बाहरी तौर पर बनाए जाते हैं। इन समूह की नियमावली के आधार पर व्यक्ति का व्यवहार और प्रत्येक सदस्यों के अंतरंग संबंध होते हैं। ठीक है, ये था औपचारिक और अनौपचारिक संबंध में अंतर। अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि अंत समूह तथा बाह्य समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंत समूह क्या होता है? अंत समूह में अपनापन का भाव आता है। देखिए अंत यानी मतलब आंतरिक जुड़ाव बोलेंगे, और बाह्य समूह यानी बाह्य जुड़ाव, यानी इसमें आत्मा अपनापन का अभाव होता है। ठीक है, तो ये है अपने अंत समूह तथा बाह्य समूह में अंतर। ठीक है, तो समरस समूह को अंत तथा बाह्य समूह में वर्गीकृत क्या है, इसमें निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अंत समूह तथा बाह्य समूह को किसने वर्गीकृत किया, तो समनर ने। तो अब होता है कि अंत समूह क्या है, इसमें हम भावना अथवा अपनापन पाया जाता है। ठीक है, इसमें अपनापन पाया जाता है, इनमें संबंध में निकटता पाई जाती है। इसके अंतर्गत समूह के सदस्यों में त्याग और सहानुभूति की भावना पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है इसमें कि इसमें सुख दुख की आंतरिक भावना पाई जाती है। अंत समूह बड़े भी हो सकते हैं, उदाहरण किसी भी हमले के समय देश के निवासी में स्वयं अंत समूह बन जाते हैं। ठीक है, जैसे देश में अभी बहुत सारे जाति है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है या और भी बहुत सारे जाति है।
तो जब भी कोई दूसरे देशों के साथ युद्ध होता है, लड़ाई होता है, तो सभी एक साथ मिल जाते हैं। तो वही है कि किसी भी हमले के समय देश के निवासी में स्वयं अंतःसमूह बन जाता है। अब अगला है बाह्य समूह। तो बाह्य समूह क्या है कि इनमें हम भावना और अथवा अपनापन का अभाव पाया जाता है। इसमें अपनापन का अभाव पाया जाता है। इनमें संबंधों में दूरी पाई जाती है। इसमें त्याग और सहानुभूति का औपचारिक ढंग किया जाता है। इसमें सुख दुख की बाहरी रूप पाया जाता है। बाह्य समूह परिस्थिति के अनुसार भी हो सकते हैं। एक ही देश के विभिन्न नगर के लोग में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की भावना बाह्य समूह की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, ये था आंतरिक समूह और बाह्य समूह में अंतर। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वितीयक समूह की विशेषता बताइए। तो द्वितीयक समूह की निम्नलिखित विशेषता है कि इसका आकार बड़ा होता है, इसकी सदस्यता ऐच्छिक होता है, इसमें घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, जैसे कि हम पहला प्रश्न में अभी बताए कि इसके सदस्यों के बीच घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। इसमें अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, यानी दूर का संबंध पाया जाता है। इसमें औपचारिक संबंध की प्रधानता होती है। इसका निर्माण किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये था द्वितीयक समूह। अब अगला प्रश्न ये है कि अंत समूह की अवधारणा की व्याख्या करें। ठीक है, तो अंत समूह बोले आप जो आंतरिक रूप से जुड़ा रहता है, जिसमें घनिष्ठता का संबंध पाया जाता है, उसको बोला जाता है अंत समूह। तो समनर ने अपनी पुस्तक फॉल्क वेज में अंत समूह का उल्लेख क्या है? अंत समूह वे समूह है जिनका हम सदस्य होते हैं और जिनसे हमारा अपनापन होता है। इसके सदस्य हम की भावना पाई जाती है। सभी सदस्य एक दूसरे की सहानुभूति रखते हैं और उसमें सुख दुख बांटने की इच्छा होती है। अपने परिवार, अपनी जाति, अपने राष्ट्र इसके उदाहरण है। इस प्रकार इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, आकार में छोटा से लेकर बड़ा तक होता है। अंत समूह के प्रति सदस्यों के व्यवहार पक्षपातपूर्ण होता है। वे इसे श्रेष्ठ मानते कि इसकी प्रशंसा करते तथा इस पर गर्व करते। ठीक है, यह था अंत समूह की अवधारणा। किसने प्रस्तुत किया था? समनर ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि परिस्थिति से क्या तात्पर्य, इसके प्रकारों को बताएं। तो देख लेते परिस्थिति क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी खास अवस्था में एक खास समय में एक निश्चित पद प्राप्त करते। ठीक है, मतलब एक किसी निश्चित समय में निश्चित अवस्था में कोई निश्चित पद प्राप्त करता है तो उसे ही परिस्थिति कहा जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां हो सकती है। जितने समय में व्यक्ति का संबंध होता है उतनी ही परिस्थितियां उसकी जाती होती है। आर लिल्टन ने समाज में पाए जाने वाली परिस्थितियों को दो भागों में बांटा है। किसने बांटा है? आर लिल्टन ने समाज में पाए जाने वाली परिस्थितियों को दो भागों में बांटा है। एक प्रदत्त परिस्थिति और एक बांटा है अर्जित परिस्थिति। ठीक है, अर्जित परिस्थिति। तो प्रदत्त परिस्थिति को बोलेंगे उसको जो जन्म से हमें मिल जाता है, उसको बोलेंगे प्रदत्त परिस्थिति। और अर्जित परिस्थिति जिसको हम लोग वातावरण से प्राप्त करते हैं, मतलब अपने से प्राप्त करते हैं, अपने से संघर्ष करके जो प्राप्त करते हैं, उसको बोलेंगे अर्जित परिस्थिति। तो प्रदत्त परिस्थिति यानी जो हमें जन्म से प्राप्त हो जाता है। जब व्यक्ति को बिना प्रयास के अपने आप परिस्थिति प्राप्त होती है तो उसे प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। जैसे ब्रह्मांड जाति में जन्म लेने से ही उनकी परिस्थिति ऊंची हो जाती है। ठीक है, और उसी प्रकार डम, धोबी, चमार आदि जाति में जन्म लेने से निम्न परिस्थिति पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो उसको जन्म से ही मिल गया। अगर उसको ऊंची ब्राह्मण जाति में उसका जन्म हुआ तो उसकी परिस्थिति क्या होगी? ऊंची होगी। आज अब वो डोम, धोमी, चामार जाति में जब उसका जन्म हुआ तो उसको क्या बोला जाता है कि निम्न परिस्थिति। तो इस प्रकार परिस्थिति उसको जन्म से ही मिल जाता है। और अर्जित परिस्थिति ये है जो वह मतलब दुनिया में आकर जो उसको वो ग्रहण करता है, उसको बोलेंगे अर्जित परिस्थिति। जब व्यक्ति अपने गुणों, प्रयत्नों, योग्यता के आधार पर परिस्थिति प्राप्त करता है, यानी प्रयास करते, तो उसे अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। सफल व्यक्ति समाज में उच्च परिस्थिति प्राप्त करता है, जबकि असफल व्यक्ति निम्न परिस्थिति प्राप्त करते हैं। जैसे महान खिलाड़ी, संगीतज्ञ, चिकित्सक, व्यवसायी, प्रशासक आदि अर्जित परिस्थिति के उदाहरण। ठीक है, खिलाड़ी कौन बनता है? जो खेलने में अच्छा होता है वो क्या प्रयास करके सीखा है। संगीतज्ञ ये भी प्रयास करके सीखा है। चिकित्सक अच्छा पढ़ाई किए फिर सीखिए, तो ये संघर्ष करके सीखे ना, तो जो ग्रहण करके सीखे उसको बोलेंगे अर्जित परिस्थिति। तो ये था अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति में अंतर। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए ये है कि परिस्थिति की विशेषता को उल्लेख करें, अथवा इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है कि परिस्थिति की तत्वों की विवेचना करें। तो परिस्थिति की निम्नलिखित विशेषता ये तत्व है कि परिस्थिति का निर्धारण सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सांस्कृतिक कारकों के द्वारा होता है। जैसे बोले कि उसको जन्म से मतलब मिल जाता है। परिस्थिति की अवधारणा को दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। फिर सामाजिक आकांक्षाओं के संदर्भ में ही किसी व्यक्ति की परिस्थिति का अधिक स्पष्ट रूप से समझा जाता है। उसके बाद आगे है यहाँ पर कि परिस्थितियों में व्यक्ति की एक मुख्य परिस्थिति होती है।
परिस्थिति के आधार पर समूह विभिन्न समूह में बांट जाती है। प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक मूल्य जुड़ा होता है। परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं के निर्वाह के समय में एक व्यक्ति या विभिन्न व्यक्ति में अंतर हो सकता है। परिस्थिति के आधार पर समाज के सदस्य विभिन्न श्रेणियों में बांट जाते हैं। ठीक है, तो परिस्थिति के अनुसार समाज के सभी सदस्य विभिन्न श्रेणी में बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारा अभी जाति के अनुसार बच गए, तो ये क्या परिस्थिति के आधार पर विभिन्न श्रेणी में बढ़ जाता है। उसके बाद है कि परिस्थिति की अवधारणा भूमिका से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इतना था सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इससे पहले हम और एक 2 वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस चैनल में अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।